हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने डीएलएड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के टॉप 75 सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको सरकारी कॉलेज भी दिला सकता है। तो आप लोग ये 75 सवाल को बहुत अच्छे से करके जाओ, बहुत ही यानी कि इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। देखिए यहां पे पूछा जा रहा है धर्मात्मा का संधि विच्छेद, तो धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समास में कुल कितने पद होते हैं? याद रखिएगा समास में कुल 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यज्ञशाला में कौन सा समास? देखिए यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास का ट्रिक लग गया, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखिए गद्यांश वाला प्रश्न है, तो जब भी आपके पास ये गद्यांश वाला प्रश्न आए ना, तो सबसे पहले आपको गद्यांश को नहीं पढ़ना है, आपको पूछा क्या जा रहा है वो पढ़ना है। पूछा गया है सपुत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहचानने के लिए आया है, तो स जोड़ पुत्र सपुत, तो सपुत्र में स उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग है तो जो यानी कि जो शुरू में जुड़ता है उसी को बोलते हैं उपसर्ग, तो स जुड़ा है तो हो जाएगा सपुत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं पढ़ रहा हूं किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए जहां पे किसी काम के होने का बोध हो ना, वहां पे विधिवाचक वाक्य होता है। तो मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पे पढ़ाई का बोध हो रहा है, पढ़ने का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा विधिवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अनेक्स्चर के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है। ये 4 ऑप्शन में अनेक्स्चर के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन नहीं है? तो अनेक्स्चर का अनुलग्न तो होता है, मतलब अनुलग्नक तो होता है, परिशिष्ट भी होता है और संलग्न भी होता है, लेकिन असंजक ये अनेक्स्चर के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए को, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे, ये होता है कारक के 8 भेद होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होगा, बताइएगा सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सम्राट का स्त्रीलिंग साम्राज्ञी होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जब कोई व्यक्ति अपने आय से ज्यादा व्यय करने लगता है, खर्चा करने लगता है, तो उसको बोलते हैं चादर से बाहर पैर पसारना, मतलब आय से अधिक व्यय करना, जितना कमाते ना है उतना खर्च कर देता है, तो उसको बोलते हैं चादर से बाहर पैर पसारना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जब भी आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पहचानने के लिए आए, तो सबसे पहले आपको चारों ऑप्शन को धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना है। जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ना है तब तक सही गलत हम नहीं बता पाएंगे। ऑप्शन ए पढ़िए, क्या है? मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, अगला पढ़िए। बेटी पराए घर का धन होती है, अगला पढ़िए। भारत में अनेकों राज्य, हाँ ये वाला देखिए अशुद्ध हो गया। क्यों हो गया? कभी भी अनेक के में अनेकों नहीं लगता है, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो अब अनेक में अनेकों नहीं लगा सकते हैं, तो अशुद्ध बोला था, अशुद्ध हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? देखिए जब भी पदबंध पूछा जाए तो आपको लास्ट वाला देखना है, अंडरलाइन कहाँ पे खत्म हो रहा है। खोला जा सकता है, जा सकता है, जाना ये क्रिया तो हो जाएगा, यह क्रिया पदबंध हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? ये हो जाएगा भाववाच्य का उदाहरण। क्यों हो जाएगा? देखिए जहां भी ट्रिक लगता है
नहीं जाता, अब जाए, तो जहां पे आ जा नहीं जाता है वहां पे भाववाच्य होता है। भाववाच्य में सदैव आकर्मक क्रिया होती है, याद रखिएगा। और भाववाच्य ये हमेशा होता है, इसमें पुल्लिंग होता है, अन्य पुरुष में होता है और एक वचन में होता है। इतना सभी भाववाच्य के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा, उसको बोलेंगे व्यंजना शक्ति। देखिए व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ होता है, जैसे मैंने कहा सूर्य अस्त हो गया, तो सूर्य अस्त हो गया को यानी कि सूर्य अस्त जैसे मैंने कहा हो गया, ये अलग अलग लोगों के द्वारा इसका अर्थ अलग अलग समझा जाएगा। जैसे मैंने कहा सुबह के 7 बज गए, जैसे कहा किसी ने सुबह के 7 बज गए, तो 7 बज गए कहने का क्या मतलब है कि जैसे मम्मी किसी को बोल रही कि सुबह के 7 बज गए, मतलब जो सोया हुआ है, मतलब उसको सीधा बोल रही है कि अब तुम उठ जाओ, यानी कि जो 7 बजे स्कूल जाता है सीधा वो स्कूल जाएगा। तो सबके लिए अलग अलग अर्थ होता है, तो उसी को बोलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वान निद्रा कहा जाता है, इस कथन में शब्द शक्ति कौन सा होगा? तो जो कुंभकर्ण की निद्रा सोता है उसको स्वान निद्रा कहा जाता है। इसमें व्यंग किया गया है कि वो जो है ना कुंभकर्ण की तरह सोता है। जहां भी व्यंग किया जाए उसको बोलते हैं व्यंग्यार्थक, बोलते क्या बोलते हैं? व्यंग्यार्थक हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? देखिए यमक अलंकार का ट्रिक क्या कहता है, जहां पे एक शब्द 2 बार आए दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहां बेर शब्द देखिए 2 बार आया और दोनों का अलग अलग अर्थ है। वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती, यानी कि वह 3 गो बेर खाती है और 3 बार खाती है, मतलब यहाँ पे अलग अलग अर्थ निकल रहा है। ये हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का ट्रिक कहता है जहां पे मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु दिख जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का ट्रिक कहता है जहां पे सासी सी के समान दिख जाए उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार का उल्टा पूछा जाता है जो होता है प्रतीप अलंकार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अलंकारों का स्रोतन डैश को माना जाता है। अलंकारों का स्रोतन किसे माना जाता है? उपमा को, रूपक को, उत्प्रेक्षा को या यमक को? याद रखिएगा अलंकारों का स्रोतन जो है ना, अलंकारों का क्या स्रोतन, ये उपमा अलंकार को माना जाता है। अलंकारों का स्रोतन किस अलंकार को माना जाता है? उपमा अलंकार को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सिर झुका, नियति की मान लिया बात, स्वयं ही मुरझा गया, तेरा हृदय जलजात, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए हमको पूछ रहा है इसमें अलंकार, तो सिर झुका, नियति की मान लिया बात, तो सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहता है जहां पे सा सी सी के सरिस सम दिख जाए उपमा अलंकार, तो यहाँ पे सा सी सी के नहीं है तो उपमा अलंकार तो हो नहीं सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का ट्रिक कहता है जहाँ पे मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु दिखे तब होता है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी नहीं होगा। श्लेष्म का मतलब होता है चिपका होना, अंत में 2-3 गो शब्द अलग अलग होता है, तो श्लेष्म अलंकार का भी ट्रिक नहीं लगा तो नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रूपक अलंकार। जब किसी का ट्रिक नहीं लगा तो इसमें हो जाएगा कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार थोड़ा सा कठिन होता है, इसका सभी जितने भी उदाहरण है आप लोग रट्टा मार लीजिए। सिर झुका, नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया, तेरा हृदय जलजात, इसमें रूपक अलंकार लगा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बढ़त बढ़त संपत्ति, सुलली मन सुरोज बढ़ी जाई में कौन सा अलंकार है? बढ़त बढ़त संपत्ति, मन सुरोज बढ़ी जाई में कौन सा अलंकार है, यही पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु का ट्रिक नहीं लगा, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा। उपमा अलंकार होता है सासी सी के समान, उपमा अलंकार का भी ट्रिक नहीं लगा। श्लेष्म अलंकार कहता है चिपका होना, अंतिम में अलग अलग शब्द आएंगे यानी कि वर्ड अलग अलग आएंगे, तो श्लेष्म अलंकार भी नहीं लगा, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार का उदाहरण। बढ़त बढ़त संपत्ति, सलिलु मन सुरोज बढ़ी जाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मनहु विधि तन
अच्छ छवि स्वच्छ रखीबे काज, दृग पग पोछन को करे, भूषण पयांदज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पे ट्रिक लग गया है मानहू। मानहू होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में, अभी मैंने आपको बता रहा था मानहू उत्प्रेक्षा अलंकार में लगता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहंस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए ना रो सका, ना रोया, ना बिहंस सका, मतलब ना हो खुश हो सका। तो यहाँ पे एक दूसरे की अपोजिट चीज है, रोना और खुश होना। तो जब एक दूसरे की अपोजिट चीजें हो ना, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। तो 21 नंबर में हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22। 22 नंबर में क्या कहता है जरा हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो 22 नंबर में है यहाँ पे, तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? बताइएगा तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? देखिए तगन में एक लघु और दो गुरु वर्ण होते हैं। तगन में क्या होते हैं? एक लघु और दो गुरु वर्ण होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, दो तगन तथा दो गुरु के क्रम से 17 वर्ण? तो देखिए हमको 17 वर्ण दे दिया तो गिनने का कोई दिक्कत नहीं है। 17 वर्ण होता है मानदा क्रांता में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। मानदा क्रांता में 17 वर्ण होता है। बसंत तिलका में 14 वर्ण होता है, शायद याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना किसका कथन है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, ये किसका कथन है? बामन का है, मम्मट का है, भरत मुनि का या कुंतक का? ये बामन का कथन है, याद रखिएगा। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, ये आचार्य बामन जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विभाव के कितने भेद है? तो विभाव ये दो प्रकार का होता है। विभाव कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का विभाव होता है। आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। ये होता है विभाव के दो प्रकार। ये 25 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो हम 25 क्वेश्चन को 3 बार के सेट के तरह करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए फिर से नंबर 1 से शुरू करते हैं। महोजस्वी का संधि विच्छेद बताइएगा क्या होता है? महोजस्वी, देखिए आपको जब भी संधि विच्छेद वाला प्रश्न आए तो सिर्फ आपको प्लस ट्रिक पर ध्यान देना है। महोजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी। तो देखिए यहाँ पे महोजस्वी अगर हम प्लस चिन्ह को हटा के दोनों को जोड़ देंगे तो ये सेम टू सेम नहीं आ गया। प्लस को हटाइए, दोनों को जोड़ दीजिए तो महोजस्वी सेम टू सेम आता है? तो नहीं होता है। महोजोड़ ओजस्वी, ये भी देखिए प्लस ट्रिक को हटा दीजिए, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो सेम टू सेम आ जाएगा महोजस्वी। ई भी नहीं होगा। सी नंबर देख लीजिए, महोजस्वी प्लस ट्रिक को हटाइए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे जो है सेम टू सेम आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो महोजस्वी का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ ओजस्वी, महोजस्वी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है क्या 2 है। चतुरानन में कौन सा समास है? देखिए चतुरानन कर्मधारय समास कहता है जहां पे विशेषता बतलाई जाती है, तो चतुरानन में विशेषता नहीं बतलाया गया। तत्पुरुष कहता है जहां पे कारक वाली विभक्ति आ जाए। अव्ययीभाव समास होता है जहां पे यथा, नि, भे, बर, प्रति आ जाए व्ययभाव। बहुब्रीहि समास कहता है जहां पे देवी देवताओं का हो। तो चतुरानन कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को। चतुरानन 4 है आनंद जिसके, माने मुख 4 होना चाहिए। किसका मुख होता है? ब्रह्मा जी का मुख 4 होता है। तो चतुरानन में हो जाएगा कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। नील गगन शब्द में कौन सा समास है? नील गगन मतलब नीला है गगन जिसके। नील गगन मतलब नीला है गगन जिसके। यहाँ विशेषता बतलाया जा रहा है, गगन की विशेषता कैसा है? नीला। तो जब भी विशेषता बतलाया जाता है तो कर्मधारय समास होता है, याद रखिएगा। अब देखिए गद्यांश वाला आ गया, तो जब भी गद्यांश वाला आए ना तो आपको इसको पहले पढ़ना है। हम थोड़ा सा इसको अच्छा से कर देते हैं सेट अब, ताकि पढ़ेंगे आसानी से। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन बावी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुज पर छाटा है, पहले विवेक मर जाता है। अब ये पढ़ लिए। अब क्वेश्चन पूछा है, पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे? देखिए कह रहे थे, यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर पांडव का दूत बन के संदेशा लेके, तब कहते कि केवल 5 ग्राम दे देंगे तो पांडव जो है युद्ध टाल देगा। कितना ग्राम? देखिए यहाँ तो दे दो केवल 5 ग्राम, 5 ग्राम में युद्ध टालने के लिए तैयार है। कितना ग्राम? 5 ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 5वां सवाल। ऐसे सवाल में अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है, तब फिर बनाना है। 5वां नंबर सवाल है, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, किस वाक्य का उदाहरण है? इसमें संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य? संयुक्त। क्यों? देखिए सरल वाक्य कहता है जो सिंपल वाक्य हो, जो एक लाइन हो, तो यहां तो एक लाइन में है नहीं। हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, तो जहां पे दिख जाए आपको और, इसलिए, तथा, वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य कहां होता है? जहां पे दिख जाए आपको कि, क्योंकि, जो, वहां पे होता है मिश्र वाक्य होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अमाउंट आउट स्टैंडिंग के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? अमाउंट आउट स्टैंडिंग के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो अमाउंट आउट स्टैंडिंग के लिए जो सही परिभाषिक शब्द होगा ना, वो हो जाएगा बकाया राशि। क्या हो जाएगा? अमाउंट आउट स्टैंडिंग के लिए सही परिभाषिक शब्द बकाया राशि हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए। सकर्मक क्रिया कहता है जिसमें कर्म हो, क्या हो? क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वहीं पे होता है सकर्मक क्रिया। यानी कि अगर आपको वाक्य दिया गया है, वाक्य में आपको क्या आपका प्रश्न पूछना है कि क्या, अगर आपको क्या का सवाल मिल गया, उत्तर मिल गया, तो वहां पे सकर्मक क्रिया। मैंने कहा राम हंसता है, अब हम पूछेंगे उससे राम क्या हंसता है, यहाँ पे क्या का उत्तर नहीं मिला तो नहीं होगा। पक्षी उड़ता है, अब हम पूछेंगे पक्षी क्या उड़ता है, क्या उड़ता है, कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। यहाँ राहुल सो रहा है, राहुल क्या सो रहा है, यहाँ भी उत्तर नहीं मिला। अंजलि पत्र लिखती है, अंजलि क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है, यहाँ पे हमको क्या का उत्तर मिल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जहाँ पे क्या का उत्तर मिल गया सकर्मक क्रिया, जहाँ पे क्या का उत्तर नहीं मिला अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। पुरातन का विलोम, पुरातन माने पुराना, पुरातन का विलोम नवीन हो जाएगा। पुरातन का विलोम क्या? नवीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ? देखिए नाक का बाल, जो आदमी किसी से अधिक प्यार करता है, मतलब नाक का बाल होना मतलब अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना मतलब क्या? अधिक प्यारा होना को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाला वाक्य को छांटना है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, उसने बड़े बड़े फल छांट लिए, ये हमको शुद्ध लग रहा है। उसने बड़े बड़े फल छांट लिए। हमारे या हमारे आगामी नेता हैं, देखेंगे। देखिए अगला सी नंबर, प्रत्येक काम सोच समझ कर करो, प्रत्येक काम सोच समझ कर करो, सही लग रहा है हमको। शेर बड़ा भनायक होता है, हाँ शेर तो बड़ा भनायक होता ही है, ये भी सही है। लेकिन जब आप ऑप्शन बी को पढ़ेंगे, या हमारे आगामी नेता, ये गलत है। आगामी नेता नहीं होता, ये हमारे प्रभावी नेता है। आगामी नेता नहीं होता है, ये हमारे प्रभावी नेता है, ये सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को क्या करेंगे? जो संज्ञा का काम करता है, संज्ञा पदबंध बोलेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 12। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? भाव की प्रधानता हुआ ना, तो भाववाच्य बोलेंगे। कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य बोलेंगे। ऐसे याद रखना है। 13वां नंबर सवाल है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाला वाक्य हमको पहचाना। देखिए आपका कलेजा में साहस नहीं,
आपका कलेजा ना होगा, आपके कलेजे में साहस नहीं है, ये सही होगा। लेकिन ये गलत हो गया ना। वह पुस्तक को और किसी के हाथ में ना दो, वह पुस्तक नहीं होगा, वह आदमी के लिए प्रयोग होता है, वह नहीं। उस पुस्तक को और किसी के हाथ ना दो, ये गलत होगा। और देखिए यहाँ पे जब भी आता है ना उस पुस्तक को और, तो ये वाला और नहीं लगता है, और होता है ऐसे होता है, और ऐसे होता है, तो ये गलत हो गया। उसने उनके गले में एक गेंदे की माला, एक गेंद की माला डालेगा नहीं, माला की सॉरी, उसने गले में गेंदों की एक माला डाली, ये सही होगा, तो ये भी गलत हो गया। जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है, ये सही है। जीवन में सच्चा मित्र क्या होता है? बिरला ही मिलता है। शुद्ध बोला था, शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अविदा शब्द शक्ति, यानी कि जो प्रसिद्ध अर्थ देती है, जो फेमस अर्थ देती है, उसको बोलते हैं अविदा शब्द शक्ति। 15वां नंबर सवाल है, मुख्यार्थ और लक्षण्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? मुख्यार्थ और लक्षण्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता ये किस अर्थ में होती है? तो अविदा शब्द शक्ति में। जो फेमस अर्थ देता है, अधिक रमणीयता होता है अविदा शब्द शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 16 है, काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य छिन्न हो जाए, क्या कहलाता है? यानी कि शब्द के कारण एकदम रमणीयता आ जाता है, सुंदरता आ जाता है काव्य में, लेकिन शब्द को बदल देते हैं तो उसका सौंदर्य, उसका सौंदर्यता भी छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो शब्द के कारण काव्य में उलटफेर होता है, तो उसको बोलते हैं शब्दालंकार। क्या बोलते हैं? शब्दालंकार। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जहां ओ प्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए, वहां डेस अलंकार होता है। तो जहां प्रस्तुत का ओ प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे रूपक अलंकार होता है, याद रखिएगा। प्रस्तुत सॉरी अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर सवाल, उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार? जहां उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है ना, उसको बोलते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है, और उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद किया जाता है। 19वां नंबर सवाल है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में कौन सा अलंकार है? देखिए, सलेश अलंकार कहता है अंत में अलग अलग अर्थ होना चाहिए। यमक अलंकार कहता है एक शब्द 2 बार आना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। उपमा अलंकार कहता है सासी सी के समान ट्रिक नहीं लगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रूपक अलंकार। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, खजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन साची बात, बल द्रगम समहीन को करण मनो तप जात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखिए बताना है कौन सा अलंकार। देखिए यहाँ पे दी गया मनो, मनो मानु सॉरी मनु मानो मनु जनहु, ये जहाँ भी लग जाता है ट्रिक, उसको बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए, मैं अंधा हूं फिर भी देख रहा हूं। अंधा आदमी देख रहा है, अंधा तो नहीं देखता है ना, फिर भी देख रहा है। यहाँ पे विरोध हो रहा है, विपरीत है, अपोजिट शब्द है, तो इसको बोलते हैं विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद के कितने अंग होते हैं? तो 8 अंग होते हैं छंद के। छंद के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा वार्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस त्यागो ना बनो पिलासी, इसमें बताना है कौन सा है? तो इसमें इंद्र वज्रा है। इसमें कौन सा वार्णिक छंद है? इंद्र वज्रा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ये आचार्य वामन की रचना है।
काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति, यह किसकी रचना है? तो आचार्य वामन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? तो अभिनव गुप्त के अनुसार रस के 9 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। तो अभी हम लोग 50 प्रश्न को देख चुके हैं, अब लास्ट के 25 प्रश्न बचे हैं, चलिए कर लेते हैं। पहला सवाल है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर तथा व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर को मिला देंगे या व्यंजन के साथ व्यंजन को मिला देंगे तो व्यंजन संधि मिलता है, और स्वर के साथ स्वर के मिलने से स्वर संधि मिलता है। विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग के साथ व्यंजन के मिलने से विसर्ग संधि मिलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? उसको समास कहते हैं। जहां पे 2 शब्दों का मेल हो, समास। संधि में 2 शब्दों का मेल नहीं होता है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर सवाल, यथा स्थान सामासिक शब्द का विग्रह है। यथा स्थान, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो स्थान के अनुसार हो जाएगा यथा स्थान, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, हमको गद्यांश पढ़ के देना, एक समुचित उत्तर देना है। सबसे पहले मैंने बोला गद्यांश वाला सवाल हो तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक बताना है कि इसका शीर्षक क्या होगा। शीर्षक पूछ रहा है तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़िए, भारत माता को हम नमन करते हैं, भारत में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। इसका अगर हम शीर्षक बताएंगे, क्या है? भारत माता। भारत माता के बारे में ही सब कुछ बताया गया है, तो शीर्षक हो जाएगा भी भारत माता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर सवाल, गेजेटेड के लिए सही परिभाषित शब्द है। तो गेजेटेड का सही परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? तो गेजेटेड का हो जाएगा राजपत्रित। गेजेटेड का सही परिभाषित शब्द क्या होता है? राजपत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, काउंटिंगनियस क्या है? काउंटिंगनियस एक्सपेंडिचर के लिए सही हिंदी परिभाषित शब्द है। काउंटिंगनियस एक्सपेंडिचर के लिए सही हिंदी परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? आकस्मिक व्यय। इसके लिए सही परिभाषित शब्द हो जाएगा आकस्मिक व्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। किधर चल गया है जी, थोड़ा सा। अब देखिए 7वां नंबर सवाल है, ट का उच्चारण स्थान। ट का होता है मूर्धा से, जिसको मूर्धन बोलते हैं। को का कंठ से होता है, त का दंत से होता है, पोवर का होठ से होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीयों का भाववाचक संज्ञा भारतीयता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीयों का भाववाचक भारतीयता हो जाएगा। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ ना बोलता है, जहर उगल रहा है आदमी, खाली जहर उगलता है। जहर उगलना मतलब अपमानजनक बातें करना, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वाक्य को चुनना। देखिए, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य, याद रखिएगा, दर्शनीय के साथ कभी भी देखने नहीं आता है, तो दर्शनीय के साथ कहीं भी देखना शब्द नहीं आता है, तो ये हो जाएगा अशुद्ध पूछा था, राइट आंसर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। बहुत तेज क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, हमको पदबंध पूछा था। जल्दी जल्दी आइए करते हैं। आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है ना, क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है। यहाँ पे क्या का ट्रिक लग गया, तो इसको कर्मवाच्य बोलते हैं। क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है, कर्मवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन, आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं, इसमें कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? यह दिख जाए जिसमें संयुक्त वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, शब्द को सुनकर हम जो अर्थ समझते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं, तो शब्द को सुने क्या समझते हैं? अर्थ समझते हैं। शब्द को सुनकर अर्थ समझा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर सवाल, किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया। सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता हो तो कौन सा शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजक, इसमें होता है व्यंजक। कौन सा होता है? व्यंजक होता है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर सवाल कि जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं। देखिए, एक होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय जिसकी तुलना करी जाती है, उपमान उपमेय की जिससे तुलना करी जाती है उसको उपमान कहते हैं। वाचक शब्द जो तुलना करवाता है, साथ जैसे मैंने कहा चंद्र, चांद सा मुख, तो यहाँ पे मुख कैसा है, चांद सा है, तो तुलना कौन करवा रहा है, साथ, तो ये हो गया वाचक शब्द। साधारण धर्म जिस बात को लेकर तुलना करी जाती है, मैंने कहा उसका मुख चांद के जैसा सुंदर है, तो सुंदरता को लेकर तुलना किया जाता है तो वो हो जाता है साधारण धर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था जिसकी तुलना या समता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है उस वस्तु को क्या कहते हैं, माने जिस वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है उस वस्तु को उपमान बोलते हैं। अगर पूछता जिसकी तुलना करी जाती है उसको उपमेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जहां मानवेतर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए उसको कौन सा अलंकार कहते हैं, उसको मानविक अलंकार। मानविक अलंकार कहता है जहां मनुष्य का काम प्रकृति करने लगता है, तो भाई तो बोला गया मानव का काम करने लगता है प्रकृति, तो उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। 18वां नंबर सवाल है, दुख है जीवन तरु के फूल में कौन सा अलंकार है। दुख है जीवन तरु के फूल में, देखिए इसमें रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार का तो ट्रिक नहीं लग रहा है, इसमें रूपक अलंकार है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि रूपक अलंकार ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है रूपक अलंकार, इस काले संकट सागर पर रूपक अलंकार बताना है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे देखिए फोटोकॉपी हो रहा है, चौ का फोटोकॉपी हो रहा है, चौ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे, यहाँ 2 का फोटोकॉपी, अनुप्रास अलंकार, तो रूपक अलंकार हो जाएगा इस काले संकट सागर पर, ही हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर सवाल, मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी मानो छतिया की छाव राखियो पावक छिपाए के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे ट्रिक लग गया, मनु मानो 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 माने उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मैं नीज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बानी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें 2 अपोजिट चीजें दिख रही है, ये हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर, भगन में कितने गुरु और लघु वर्ण होते हैं। भगन में पूछा जा रहा है कितने गुरु और लघु वर्ण होते हैं, तो याद रखिएगा भगन में 2 लघु और 1 गुरु, 2 लघु और 1 गुरु वर्ण होते हैं भगन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, किसी वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण हैं, तो उसमें कौन सा वार्णिक छंद है। 12 वर्ण होता है वंशस्थ में, तो वंशस्थ में 12 वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काव्य गुणों में राजा किसे कहा जाता है। प्रसाद गुणों को काव्य गुणों में राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जो भाव केवल अल्प काल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो अल्प काल के लिए होता है उसे संचारी भाव कहते हैं। तो ये थे हिंदी के 75 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।